तो मुझे इसकी जो लीकेज नज़र आई है वो पहली चीज़ तो है ये 4 वे वॉल, ठीक है। इसका जो 4 वे वॉल है ये यहाँ इस कैपिलरी के पास से भी लीक हुआ हुआ है और ये साइडों के कोडिंग करी है। लैकर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, मैंने मोबा का लैकर स्प्रे है, ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी। ये वैक्यूम पंप हमारा चल रहा है और इसका वैक्यूम होते हुए तकरीबन भी 10 मिनट हो चुके हैं। मैं 10 से 15 मिनट जो है मैं इसको और वैक्यूम करूँगा और वैक्यूम होने के बाद फिर अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं कि ये गिरी का 1 टन का एसी है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें शिकायत ये मिली थी कि ये हम जब आए तो इसके पास एसी को चेक करने के लिए, तो इस एसी के अंदर जो है ना कूलिंग बहुत कम हो रही थी, तो स्लो कूलिंग हो रही थी। जब हमने आके इसको प्रॉपर्ली हमको चेक किया इंडोर, जब मैंने इसको खोला तो इंडोर के बैंड के ऊपर तो मुझे शक नज़र नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि इंडोर के जो यू बैंड्स थे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, कहीं से अभी उसके ऊपर ऑयलिंग नहीं आई हुई थी। और एक अच्छी बात ये थी कि उसके इंडोर के यू बैंड के कूलिंग कॉइल के यू बैंड्स के ऊपर ना पावर कोडिंग हुई थी, तो पावर कोडिंग हुई थी। अब हमने आउटर को उसका कवर हटा के मैंने सब देखा तो इसकी जो लीकेज है वो तो खैर मुझे क्लियरली नज़र आ चुकी है। मैं आपको भी एक नज़र दिखा देता हूँ कि इसकी जो लीकेज मुझे मिली है वो कहाँ से मिली है। फ़िलहाल डाउट है, बाकी हम कंफर्म अभी और उसको चेक करेंगे कि लीकेज इसकी है या नहीं है। तो आपको ही नज़र आ सकता है ये 2 वॉल लगे हुए हैं। एक तो ये 1/4 का वॉल है, इसके ऊपर देखें किसी भी किस्म का कोई भी ऑयल नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल नीट निकले। अच्छा, आपको नीचे वाला वॉल देखें, आपको अलग ही फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ है और ऑयल में तर हुआ हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइड से जड़ से जो है ना ये इसका वॉल लीक हुआ हुआ है। 3/8 का वॉल है, तो ओरिजिनल वॉल लगा हुआ है अभी तक ये रिपेयर वगैरह नहीं हुआ। तो ये इसका जो मॉडल नंबर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ गिरी का। आप ये देख सकते हैं गिरी का मॉडल नंबर ये है 12 GS12 CITH 12WO, ये इसका मॉडल है। और इसके अंदर जो गैस जाएगी वो R410 गैस है इसके अंदर, और उसका जो गैस का जो वेट है वो लिखा हुआ है 82 किलोग्राम। तो अब हम इसको नीचे उतारेंगे, इसकी जो बच्ची को जिसमें जो गैस है वो गैस लॉक करेंगे, इसको नीचे उतारेंगे और नीचे उतारने के बाद इसमें प्रेशर जो उसका बचा है वो होल्ड करके हम इसका फिर लीक टेस्ट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका लीक जड़ से है या तो फिर कहाँ से। अच्छा, 4 वे वाल भी इसके अंदर लगा हुआ हो सकता है। 4 वे वाल के ऊपर भी मुझे डाउट है कि हो सकता है कि इसका 4 वे वाल भी लीक हो सकता है। तो मैं उतारता हूँ, देखता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। इसकी सर्विस करेंगे। पहले आउटर की मैंने आउटर खोल लिया पूरा, आप देख सकते हैं कि पूरा आउटर खोला है। गंदगी कितनी है इसके अंदर, और कंडेंसर भी बहुत ज़्यादा गंदा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डस्टी हुई है। तो खैर लीकेज तो खैर मुझे 2 जगह से मिल चुकी है। मैं अभी सर्विस कर लूँ, सर्विस करने के बाद जब मैं आउटर बाहर लेकर आऊँगा इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे इसकी 2 जगह से लीकेज कहाँ से फाइंड आउट हुई है। तो आप इसके कंडेंसर भी देख लें, कंडेंसर काफ़ी ज़्यादा रस्टी हुआ था। मैंने तभी खैर ये वॉश कर दिया है काफ़ी हद तक, तो ये क्लीन हो गया। मैं आपको दिखा सकता हूँ उसकी जो डस्ट है कितनी इसके अंदर डस्ट निकली है। तो अभी तो खैर मज़ीद उसकी सर्विस होनी है। सर्विस होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से इसकी मसले मसाइल दे जो आपको ये लीकेज थी। अच्छा, मैं आपको इसकी लीकेज के बारे में बता रहा था। इसकी मुझे 2 जगह से लीकेज मिली है, ठीक है। अब आउटर की कंडीशन तो आप देखें, मैंने सर्विस वगैरह कर दिया है। तो सर्विस होने के बाद इसकी कंडीशन कितनी साफ़ सुथरी लग रही है। और जब ये ख़राब था, जब ये बिल्कुल विदाउट सर्विस था, तो इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। तो मुझे इसकी जो लीकेज नज़र आई है वो पहली चीज़ तो है ये 4 वे वॉल, ठीक है। इसका जो 4 वे वॉल है ये यहाँ इस कैपिलरी के पास से भी लीक हुआ हुआ है और ये साइडों के पास से भी ये लीक हुआ हुआ है। और सेकंड चीज़ हमारी ये है 3/8 का वॉल। तो हमारी ये 2 चीज़ें हैं जो हमारी लीकेज में हमारी फाइंड आउट हुई है। तो मैं अपने ये 3/8 का वॉल चेंज करूँगा और 4 वे वॉल मैं इसको निकाल के इसको डायरेक्ट कर दूँगा, क्योंकि पार्टी की जो है हमारी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लाजमी सी बात है यहाँ पे हीटर तो इस्तेमाल होता नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट करना ही मुनासिब समझेंगे, ताकि ये सिर्फ़ और सिर्फ कूलिंग के ऊपर ऑपरेट करेगा। तो डायरेक्ट जब हम 4 वे वॉल जब डायरेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो एसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ कूलिंग के ऊपर ऑपरेट करता है, हीटिंग के ऊपर फिर वो ऑपरेट नहीं करता। क्योंकि लाजमी सी बात है ये 4 वे वॉल है, ये हीटिंग टू कूलिंग और कूलिंग टू हीटिंग कन्वर्ट करता है। जब हम ये चीज़ डिवाइस इसमें से निकाल देंगे तो फिर ये जस्ट कूलिंग के ऊपर ऑपरेट करेगा, जिस तरीके से हमारा नॉन इन्वर्टर एसी
एसी ऑपरेट करता है जस्ट कूलिंग के ऊपर, तो ये भी हमारा एसी फ्रिज कूलिंग के ऊपर ही ऑपरेट करेगा। तो अब बस मैं इसको निकाल के डायरेक्ट कर दूंगा और 3 का वॉल जो है मैं ये चेंज कर दूंगा। और मैं आपको कूलिंग कॉइल की कंडीशन भी दिखाता हूँ। कूलिंग कॉइल हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी है और उसके ऊपर पावर कोडिंग भी हुई है। कूलिंग कॉइल कंडीशन काफ़ी बेहतर है, कहीं से भी लीकेज वगैरह नहीं है और कूलिंग कॉइल बिल्कुल हमारी साफ़ सुथरी पड़ी हुई है, कहीं से भी लीकेज वगैरह नहीं है। यू बैंड वगैरह सब कुछ क्लियर है। और मैं इसके आपको यू बैंड भी दिखा देता हूँ। ये देखें, जिसके बारे में आपको बता रहा था ना कि इसके ऊपर कोडिंग हुई हुई है, तो देखें ये ब्लू कलर की कोडिंग है जो इसके ऊपर कोडिंग हुई हुई है। अच्छा, कोडिंग से हमारी ये फ़ायदा होगा कि ये लीकेज देखें नहीं हुआ। अभी भी देखें इसके यू बैंड वगैरह बिल्कुल चमक रहे हैं, तो कहीं से भी लीक नहीं हुआ। और अगर यही इसके ऊपर कोडिंग नहीं हुई होती या रस्टी होते तो अब तक ये कंफर्म लीक हो चुके होते। अभी तक आप देखें एसी को 5 साल हो गए लगे हुए, लेकिन इसके जो यू बैंड है ये बिल्कुल ओरिजिनल है। कराची शहर में आपको तो पता है कि यहाँ पे नमकियात कितनी है, नमी कितनी है हवा के अंदर, तो यू बैंड तो ज़रूर लीक होते हैं। लेकिन इस कोडिंग की वजह से इस कूलिंग कॉइल की लाइफ 5 साल हो चुकी है अब तक, और आगे भी इंशाल्लाह मज़ीद ये लॉन्ग टाइम चलेगा। तो अब मैं इसको सर्विस करके इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि यार मैंने तो अभी आउटर वगैरह में इसके रिपेयर वगैरह करूँगा, सर्विस वगैरह मैं इसकी कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी 4A वाली मैं इसका निकालने लगा हूँ। 4A वाली निकाल के इसको डायरेक्ट करूँगा और इसका वॉल वगैरह चेंज करूँगा। वॉल में लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो है केसिंग पैक अपना मैं इंडोर पैक कर रहा हूँ। कॉइल वगैरह बिल्कुल ठीक थी, तो कॉइल वगैरह मैंने इसके ऊपर उस साइड पे तो खैर लेकर पहले ऑलरेडी लगा हुआ था, जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि ब्लू कलर की कोडिंग वहाँ पर एक ऑलरेडी मौजूद थी। मैंने यहाँ पर भी जो है लेकर की कोडिंग कर दी है, जो आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने लेकर की कोडिंग करी है, लेकर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, मैंने मोबा का लेकर स्प्रे है, ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया ताकि ये इसकी लाइफ भी मज़ीद आगे अच्छी एक्सटेंड हो सके। तो अब हमने कार्ड वगैरह फ़िट कर दिया है, कॉइल फ़िट कर दी है, बोर्ड लगा दिया है। तो अब इसका इंडोर वगैरह की ये केसिंग पड़ी हुई है। ये केसिंग वगैरह फ़िट करने के बाद हम इंडोर्स को हैंग कर देंगे। ये इंडोर हैंग करने के बाद इसका आउटर रिपेयर करेंगे, फिर इसको उसकी जगह पे एंगलों ऊपर इसके एंगलों पे लगा कर फिर इसमें वैक्यूम करके कंप्रेसर भी मैं आपको दिखा दूँ। जो मेरा वैक्यूम पंप है वो ये है। हम इस कंप्रेसर से उसको वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम करने के बाद इंशाल्लाह इसमें गैस चार्ज करेंगे। तो अभी मैं इंडोर पैक करता हूँ। 4A वॉल निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो अभी देख सकते हैं कि मैंने इसका 4A वॉल डायरेक्ट कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 4A वॉल डायरेक्ट करने के लिए अक्सर लोग जो होते हैं वो यू बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं कि एक 3/8 के यू बैंड आते हैं। आसानी के लिए वो अपना 3/8 के यू बैंड लेते हैं और वो यू बैंड मतलब कि 2 इस तरफ से लगा दी, दूसरी तरफ लगा दी और काम हो गया। तो मेरे खैर वो तरीक़ेकार भी ठीक है, लेकिन मेरा जो तरीक़ेकार है वो एक अलग है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये इसका आपका एक वॉल निकला है 4वे वॉल, जो मैंने इसका डायरेक्ट किया है ना। तो इसके अंदर भी देखा जाए तो एक यू बैंड हमारा मौजूद होता है। ये देखें, ये एक यू बैंड बना हुआ है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। देखें, ये एक यू बैंड बना हुआ है। तो मैं तो खैर एक इसको इस्तेमाल में ले लेता हूँ ज़रूर। और अगर कोशिश तो मेरी ये होती है कि विदाउट यू बैंड के अगर डायरेक्ट करना ही है तो विदाउट यू बैंड के जो है हम 4A वॉल को हम डायरेक्ट कर दें। और मैंने किस तरीके से डायरेक्ट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखें, ये हमारा डिस्चार्ज है, ठीक है। लोग अक्सर डिस्चार्ज के ऊपर भी यहाँ पर यू बैंड लगा देते हैं और इसको डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, डिस्चार्ज का पाइप हमारे यहाँ से उठ रहा है और उठने के बाद ये राउंड हुआ। अब यहाँ पर एक ये पाइप ये इस तरीके से उठा हुआ होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये इस टाइप का होता है, इस टाइप का कुछ बना हुआ होता है, ये ऐसे बना हुआ होता है। तो इसको जब हटा देंगे कट करने के बाद जो है हमारा ये जो पाइप है ये ईज़िली सीधे हमारे यहाँ पे इन हो जाएगा और इन होने के बाद हम इसके ऊपर सोल्डिंग कर सकते हैं। अब आप ये देखें कितना सफाई से काम हो रहा है, वरना यहाँ पे एक यू बैंड यहाँ लगा हुआ है, एक यू बैंड यहाँ लगा हुआ, तो बुरा होता है। आपस में अक्सर ऐसा होता है कि वो जो यू बैंड से होते हैं वो आपस में टकराने के बाद भी लीक कर जाते हैं। तो अब ये तरीक़ेकार देखें कि बिल्कुल तरीके से यहाँ से मैंने ये इसको मैंने यहाँ पर आकर आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब 1/4 का हमारे मतलब कंडेंसर का जो पाइप था डिस्चार्ज का वो ये हमारा हो गया डायरेक्ट। अब आप आ जाएँ सेक्शन के ऊपर। सेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने सेक्शन का पाइप भी डायरेक्टली कर दिया है। अच्छा देखें, ये इसका जो पाइप है ये राउंड होने के बाद पीछे से राउंड हुआ और ये यहाँ से बाहर आ गया। अच्छा, बाहर आने के बाद ये देखें अक्सर ये 3/8 के वॉल लगे हुए होते हैं। टेक्नीशियन हज़ारत ऐसे होते हैं कि पहले कि ये जो वॉल है, अब इसकी जो रोटेशन है वो इस टाइप की रोटेशन थी इसकी ना, इस टाइप की इसकी रोटेशन थी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसकी वॉल की मतलब रोटेशन चेंज करने के लिए इस पाइप को मूव करते हैं, यहाँ से इस पाइप को बेंड करते हैं, मतलब कि अब पाइप से हाथ से मोड़ते हैं और उसके बाद जाके ना इसकी रोटेशन सेट करते हैं।
तो भी ये वाल का मतलब अक्सर यहाँ से पाइप ना पंच हो जाता है, पंच टाइप का, थोड़ा डैमेज टाइप का हो जाता है, लेकिन लोग लगा देते हैं। तो मैंने ऐसा काम किया कि मतलब जिस तरीके से ये वॉल भी हमें छेड़ना नहीं पड़ा, जो इसकी जेन्युइन फिटिंग थी वो फिटिंग में इसकी जेन्युइन ही रही। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखें पाइप का जेन्युइन का पाइप है, 1/4 वो थ्रेड का जो वॉल है, इसके पाइप की कहीं से भी पंच नहीं हुआ। जिस टाइप की इसकी जेन्युइन फिटिंग थी ये सेम टू सेम उसी फिटिंग के ऊपर हमारा आके काम हुआ। यहाँ पर मैंने पाइप लगाया, एल्बो बना के मैंने पाइप लगाया और यहाँ आके मैंने सेक्शन से इसको कनेक्ट कर दिया और टाई क्लिप से मैंने आपस में ये बीच में रबड़ का वो गुटका रख के मैंने इसको यहाँ पे टाई क्लिप कर दिया। इससे ये होगा कि आपस में जब भी एसी चलेगा तो वाइब्रेशन होने के बाद ये लीक भी होने से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो मैंने इसकी 4 वाल्व डायरेक्ट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा 4 वाल्व डायरेक्ट करने का तरीका है वो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अब मैं इसको पूरा मैंने इसके अंदर प्रेशर डाल के मैंने चेक करा है लीकेज वगैरह, तो लीक वगैरह भी सब जगह से ओके है। मैं आपको प्रेशर दिखाता हूँ, ये देखें प्रेशर बिल्कुल एंड तक मैंने इसमें प्रेशर डाला हुआ है, ऑलमोस्ट 300 से ऊपर का प्रेशर है। तो उसके बाद मैंने लीक टेस्ट कर लिया, लीक मेरा परफेक्टली ओके है। ये मेरा कंप्रेसर का पंप रखा हुआ है जिससे मैंने प्रेशर डाला है, वैक्यूम पंप। तो अब मैं इस आउटर को पूरा कार्ड्स वगैरह लगा के, ये इसके पीसीबी बोर्ड रखे हुए हैं, ये इसका पीसीबी बोर्ड लगाने के बाद मैं इसको अब फिट करूँगा। देख सकते हैं आप कि मैंने तो खैर इंडोर वगैरह फिट कर दिया है प्रॉपर्ली, इंडोर की सब सर्विस वगैरह करके प्रॉपर्ली तरीके से इंडोर फिट कर दिया। अच्छा इंडोर के जो जॉइंट थे वो इंडोर के नीचे जॉइंट है, कंसील्ड ये एसी लगा हुआ है तो इसके जो जॉइंट है वो इंडोर यूनिट के नीचे जॉइंट आ रहे हैं। तो इंडोर वगैरह मैंने पूरा फिट कर दिया है और फिट करने के बाद मेरा जो आउटर यूनिट है उसको मैंने वैक्यूम पर लगा दिया है प्रॉपर फिट कर। मैं आपको आउटर यूनिट भी आपको दिखा देता हूँ कि उसको जो वैक्यूम हो रहा है उसको मैंने पूरा ऊपर चढ़ा दिया तरीके से। तो मैं आपका आउटर पे यूनिट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसको वैक्यूम होने के बाद इसमें गैस चार्ज करूँगा। जी आप देख सकते हैं कि ये एसी मैंने पूरा ऊपर चढ़ के चढ़ा दिया आराम से, आउटर यूनिट हमने एंगल के ऊपर चढ़ा दिया है और इसको मैंने वैक्यूम के ऊपर भी मैंने इसको लगा दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जब मैं इंडोर यूनिट के पास था कि आउटर यूनिट मेरा इजीली ऊपर रख दिया है और अब मैं इसको वैक्यूम कर रहा हूँ। मैंने इसका लीक टेस्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है, अब मेरा जो सिस्टम में वो वैक्यूम हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैक्यूम पंप हमारा चल रहा है और इसका वैक्यूम होते हुए तकरीबन भी 10 मिनट हो चुके हैं। मैं 10 से 15 मिनट जो है मैं इसको और वैक्यूम करूँगा और वैक्यूम होने के बाद फिर गैस टॉपअप और गैस पर्च कर मैं इसके अंदर गैस चार्ज करूँगा। जब गैस चार्ज हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा कि किसकी कूलिंग किस तरीके से और गैस चार्ज किस तरीके से होती है। ये सब भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप बस हम वीडियो में बने रहें। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसी को प्रॉपर्ली वैक्यूम करके इसमें गैस चार्ज वगैरह कर दी है। तो आप कंप्रेसर साउंड सुन सकते हैं, कंप्रेसर साउंड बिल्कुल प्रॉपर्ली है, सेक्शन भी बिल्कुल ठीक आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।